इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन का डेफिनेशन में ये कहा गया था आप लोगों को कि अगर कोई एक कॉइल या कोई एक वायर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होता है और इसी ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को, फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। सवाल उठता है कि सर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे करेंगे? तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करने का आपके पास दो तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का आपके पास दो तरीका है। पहला मेथड कि आप मैग्नेट को ही डिस्प्लेस करवा लीजिए, मैग्नेट को ही मूव करवाइए आगे पीछे। मैग्नेट को मूव करवाने से, मैग्नेट को डिस्प्लेस करवाने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप कॉइल को ही मूव करवा दीजिए, कॉइल को ही मूव करवा दीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का क्या क्या मेथड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का बेसिकली दो मेथड। पहला बाय मूविंग द मैग्नेट एंड सेकेंड बाय मूविंग द कॉइल। ठीक है, यहां तक आप लोगों को हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद का थ्योरी आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, समझिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। मैं अब आप लोगों को ये बतलाने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग बनाते हैं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic sorry how to find the direction of induced current in electromagnetic induction। यही हम लोगों का टॉपिक है बच्चों। एक बार हेडिंग आप देख लीजिए, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो करंट इंड्यूस होता है, उस करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों याद रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल दिया गया है और उस रूल को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका जवाब हो जाएगा बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसी रूल के मदद से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये टॉपिक कि सर ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। मैं इसी से मिलता जुलता आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी प्रकार से मैं आपके सामने अभी पढ़ाने जा रहा हूं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। समझिएगा इसको। अगला हेडिंग हम बना देते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो पहले इस रूल को हम समझ लेते हैं।
उसके बाद फिर इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, आप सभी बच्चे अपने राइट हैंड का यूज कर लें। राइट हैंड के 3 फिंगर्स का यूज करना है, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। इसी 3 उंगली को यूज करना है। तीनों उंगली को इस तरीका से फैलाना है। तीनों उंगली को इस प्रकार से फैलाना है। इस प्रकार से फैलाना है ताकि अगर इस तरीका से अपने हाथ को रखें तो जो मिडिल फिंगर है वो खुद अपनी ओर इशारा करना चाहिए। ये जो 4 फिंगर है वो लेफ्ट हैंड की ओर इशारा करना चाहिए, और ये जो थंब है वो ऊपर की ओर डायरेक्टेड होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने उंगली को फैला लेना है। ठीक है, तो अपने राइट हैंड का थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर लेना है, परपेंडिकुलरली फैला लेना है। ठीक है बच्चों, और जब इस प्रकार से अपने फिंगर्स को हम स्ट्रेच कर लेंगे तो ये जो थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो थंब है वो फोर्स के डायरेक्शन में रखना है या मोशन के डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, और ये जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। तो ये जो मिडिल फिंगर जो है, ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बतला देगा। तो अपने थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर किस हैंड का? राइट हैंड का परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। इस प्रकार से स्ट्रेच करना है ताकि थंब फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे या मोशन के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो मिडिल करंट होगा वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अगर इसी को हम इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि व्हेन द थंब, 4 finger and middle finger of the right hand are stretched perpendicularly with each other in such a way that thumb represents the direction of force or motion, 4 finger represents the direction of magnetic field, then the middle finger gives the direction of induced current। फुल स्टॉप देकर के लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो उंगली बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह ही फैलाना है, हाथ को भी बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह ही घुमाना है। ठीक है, बस अंतर ये होगा कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड को हम लोग यूज करेंगे इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका स्टेटमेंट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट इसका ये होगा कि व्हेन द थंब, फोर फिंगर and middle finger of right hand are stretched perpendicularly with each other
in such a way that the thumb represents the direction of force या मोशन। ठीक है, कॉमा देकर के लिख देते हैं आगे। forefinger represents the direction of magnetic field। ठीक है, then the middle finger gives the direction of induced current। जितना मैं लिखा हूं इसको पूरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देते हैं और फुल स्टॉप देकर के लिख देते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, स्पेस खत्म हो गया है अब बोर्ड पर का, इसीलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर पूछ सकते हैं। पहले सभी बच्चे इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगर किसी को कहीं पे डाउट रहेगा तो वो हैंड रेज करके अपने डाउट को पूछना। उज्जवल शर्मा, आप अपने नेम के बगल में प्लीज क्लास और सेक्शन 2 चीज लिख लो। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यस जयश्री बोलो। सर इसमें मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? मोशन का मतलब कि जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रहा है या मैग्नेट मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है। मोशन का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में कॉइल मूव कर रहा है या मैग्नेट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे। समझ में आया? यस सर। म्यूट हो जाओ, हैंड ऑन कर लो। सभी स्टूडेंट यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको इरेज करके इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले देखो, अभी जो हम बताए थे उसका कंक्लूजन ये निकला कि जो आपका थंब रहेगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए या कॉइल के मोशन के डायरेक्शन में होना चाहिए? ठीक है, जो आपका फोर फिंगर रहेगा, फोर फिंगर ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो देन द थंब, तब ये जो थंब रहेगा वो, सॉरी थंब नहीं, मिडिल फिंगर, देन द मिडिल फिंगर किस चीज के डायरेक्शन को बतलाएगा? इंड्यूस्ड
करंट के डायरेक्शन को बतला देगा। ठीक है, चलिए इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं इस पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि फोर्स लग रहा है, मान लीजिए अपवर्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंड्यूस्ड करंट का क्या डायरेक्शन होगा, ये आपको बतलाना है। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये आप लोगों को बतलाना है। आप चैट के हेल्प से बतला सकते हैं, बतलाइए। सनी कुमार, आप फिर से ट्राई कर लीजिए प्लीज। बाकी लोग रिप्लाई भेजे जल्दी से। ठीक है रोशन आपका, अंजलि आपका भी ठीक है, श्रीराम आपका भी ठीक है, लभांशु आपका भी ठीक है, विक्रांत ठीक है, श्यामली आपका भी ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसका आंसर देख लीजिए सभी बच्चे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड की ओर जाना चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये बतलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने राइट हैंड के उंगली को फैला लेना है। लेफ्ट हैंड कोई गलती से भी यूज नहीं करेगा क्योंकि उल्टा उसके लिए फिर आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज अपने राइट हैंड को इस प्रकार से फैला लीजिए, तीनों उंगली को, और फिर जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार से आप इस उंगली को रख दीजिए। तो फोर्स कह रहा है अपवर्ड, तो देखो हम अभी भी अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला जो उंगली है ये होना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट इधर है, तो इस तरीका से उंगली को हम कर लिए, देखो लेफ्ट हैंड की ओर आ गया ये। ठीक है, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो हम लोगों की तरफ आ रहा है, इसीलिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स अस, या इस पीछे वाले डायरेक्शन को हम लोग साउथ भी कहते हैं बच्चों। तो इसीलिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो अगर मैं आंसर लिख दूं तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स अस या साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें, 2-3 क्वेश्चन इस पर हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स बोर्ड। ठीक है, बोर्ड मतलब आपका मोबाइल बोर्ड का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये आप लोगों को बतलाना है। आप चैट के हेल्प से बतलाइए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा।
अनुराग आपका ठीक है, अंशुराज आपका भी ठीक है। अमन कुमार आप फिर से ट्राई करें। साक्षित आप भी फिर से ट्राई करें। अमित प्रकाश आप भी फिर से ट्राई करें। श्यामली आपका ठीक है। यदुवंशी विकास आपका भी ठीक है। विक्रांत आपका भी ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बतलाते हैं, आप लोग देखेंगे। देखो बच्चों, इस प्रकार से अपने उंगली को पहले फैला लेना है। बहुत आसान चीज है ये। इस प्रकार से उंगली को फैला लेना है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार से अपने इस हाथ को मोड़ लेना है। उंगली को नहीं मोड़ना है, हाथ को मोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो फोर्स कह रहा है अपवर्ड, सॉरी टुवर्ड्स बोर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन अप बोर्ड की तरफ कर दीजिए। तो ये हो गया बोर्ड की तरफ, देखिए थंब हो गया बोर्ड की तरफ इशारा कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। तो इस प्रकार से अपने हाथ को हम कर दें। आप देख सकते हैं ये थंब बोर्ड की ओर इशारा कर रहा है। ये वाला जो फोर फिंगर है वो लेफ्ट हैंड की ओर इशारा कर रहा है, और ये जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। इसीलिए इंड्यूस्ड करंट का आंसर हो जाएगा टुवर्ड अपवर्ड। और इसमें नॉर्थ साउथ हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इसका एक ही आंसर होगा टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोग कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। इंड्यूस्ड करंट कहाँ होगा ये बतलाना है आप लोगों को। चैट के हेल्प से रिप्लाई भेजिए जल्दी। क्या बोलते हैं एच वो एरिया बकलंडा चलिए, मोस्ट स्टूडेंट का रिप्लाई सही है। इसका आंसर आएगा टुवर्ड बोर्ड, या आप इसे नॉर्थ भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा कैसे होगा। पहले इस प्रकार से अपने राइट हैंड के थ्री फिंगर्स को बेंट कर लेना है। अब जैसे बोला है उस अनुसार से अपने हाथ को मोड़ना है, फोर्स राइट हैंड की ओर। तो फोर्स राइट हैंड की ओर हो गया। अब देख सकते हैं राइट हैंड ये वाला है, राइट हैंड की ओर फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये वाला उंगली। और ये वाला जो उंगली है, ये वाला आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा सा, तो ये वाला उंगली देख सकते हैं बच्चों की बोर्ड की तरफ इशारा कर रहा है। ये बोर्ड की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स बोर्ड, या बोर्ड के डायरेक्शन में जो सामने वाला जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग नॉर्थ भी कहते हैं। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। चलिए, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका प्रैक्टिस हो गया। अब मैं आगे थ्योरी बताने जा रहा हूँ। हमारे सामने वाला नॉर्थ है, पहले इसको नहीं वैसे बना जाएगा। राइट हैंड होता है जो क्या चलिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तब आगे प्रोसीड करते हैं। पूरब है ना, साउथ लेफ्ट हैंड साउथ, तो सामने वाला क्या हो गया नॉर्थ, इधर
देखिए वे नॉर्थ पीछे साउथ। एक छोटा सा मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। नोट नोट ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट यूजिंग मैग्नेट। ऐसे नहीं समझना, उंगली को पहले से देखो तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये वो लिखा था क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट यूजिंग मैग्नेट, मिल रहा है। मतलब हाँ बिना मैग्नेट का यूज किए हुए, बिना मैग्नेट का यूज किए हुए तो बतावे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मत तो आप लोग के भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, मैग्नेट तो जरूरी है तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जब रहेगा तब होगा, है ना। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिना मैग्नेट का भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे वो समझिए। मान लेते हैं कि ये दो क्वाइल है, ये हो गया एक क्वाइल, क्वाइल ए नाम है इसका, और ये हो गया कोई दूसरा क्वाइल, इसका नाम हो गया क्वाइल बी। तो दो अलग अलग मान लीजिए कि क्वाइल है, देख सकते हो कि कहीं पर मैग्नेट हम नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो क्वाइल ए में करंट आप पास करवा दो, क्वाइल ए में ये क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है बच्चों, ठीक है। करंट के वैल्यू को आप बढ़ाओ और घटाओ, करंट के वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। आप खुद सोचो, अगर इस क्वाइल 1 में करंट जो जा रहा है उसका वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसके चारों तरफ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके चारों तरफ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू चेंज करेगा। क्वाइल 1 में दो क्वाइल लिए, क्वाइल ए एंड क्वाइल बी। क्वाइल ए में हम लोग करंट पास करवाएं, उस करंट का वैल्यू हम इंक्रीज और डिक्रीज करवा दिए, ठीक है, करंट का वैल्यू चेंज करवा दिए। तो करंट का वैल्यू जैसे ही चेंज करवाएंगे तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। तो अगर आपसे अब हम ये पूछें कि क्वाइल बी कहां रखा हुआ है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि क्वाइल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्वाइल बी कहां रखा हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अगर ये क्वाइल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसमें भी ऑटोमेटिकली एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसमें भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो आप इस पूरे फिगर में देख सकते हो कि कहीं पर मैग्नेट का यूज नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से इसका समरी कर देता हूं, देखिएगा आप लोग। दो क्वाइल हम लोग एक दूसरे के आस पास रख दिए, आस ही पास रखना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है। तो अगर दो क्वाइल को एक दूसरे के आसपास हम रख दिए और एक क्वाइल में हम करंट पास करवा रहे हैं और उस करंट के वैल्यू को कभी इंक्रीज तो कभी डिक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस क्वाइल के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज करेगा, यानी कि क्वाइल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और क्वाइल बी चूंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसीलिए क्वाइल बी में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो आप इस पूरे फिगर में बिना मैग्नेट का भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है जल्दी से। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज करके अपना डाउट को यहाँ पर पूछ सकते हैं। पूछा है पर पकड़ा नहीं, सर बोलते हैं कि
पूछिए, आपको जो भी दो। यस अंशु बोलो। अंशु प्रिया बोलो। अंशु प्रिया, यहाँ से आपको हम अनम्यूट किए हैं, आप बोलिए जो आपको डाउट है तो। हम करेंगे ना यहाँ से है तो मेरा वीडियो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। विपिन कुमार प्लीज ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनो इसको, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दो क्वाइल एक दूसरे के आसपास रखा हुआ है, एक क्वाइल में करंट हम पास करवा दिए इस क्वाइल में, और उस करंट का वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है, इस क्वाइल में करंट पास करवा दिए और इस करंट के वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं। तो अगर इस करंट का वैल्यू चेंज करेगा तो इस क्वाइल के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। मतलब यहां पर जो सर्किल में बनाया हो, ये सर्किल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो क्वाइल बी, ये जो क्वाइल बी है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और क्योंकि ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसीलिए इस क्वाइल बी में करंट एक इंड्यूस हो जाएगा। तो आप इस पूरे फिगर में देख सकते हैं कि कोई मैग्नेट का यूज नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। यस अंशु एंड उज्जवल बोलिए। सर जब मैं करंट दूंगा तब ना हमको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है उस कॉइल का। जी हाँ, करंट हमको पास करवाना पड़ेगा। क्वाइल 1 में करंट हमको पास करवाना पड़ेगा। ओके सर। और किन्हीं को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके जल्दी से पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना अच्छी से नहीं पढ़ाते हैं उसको। सुबह सर है ना बना रहे तो बन ही रहेंगे, कुछ बोलते नहीं। अरे मुहम्मद को जी इसको ठूस रहे हैं। लभांशु ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या करंट का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा। तो यस, जब तक करंट का वैल्यू चेंज करते रहेगा तभी तक सेकेंड क्वाइल में, मतलब क्वाइल बी में करंट इंड्यूस होते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आगे पढ़ना है इंपॉर्टेंट डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोगों को इंपॉर्टेंट डिवाइस। इंपॉर्टेंट डिवाइस हम लोग को दो डिवाइस पढ़ना है हम लोगों के चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला जो डिवाइस है उसे हम लोग कहते हैं मोटर, और जो दूसरा डिवाइस होता है इसे बोलते हैं जनरेटर। दो डिवाइस, मोटर एंड जनरेटर, अब इसको पढ़ना है। तो देखो इसमें हम लोग को इसका जब वर्किंग वगैरह पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको जो अभी तक पूरा हम रूल पढ़ाए हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये सब रूल यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। चलिए तो पहले मैं डेफिनेशन को आज बतला दूं। तो सबसे पहले मोटर के डेफिनेशन पर आते हैं। तो मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसी डिवाइस को हम लोग मोटर कहते हैं। अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। इसे हम लोग मोटर कहते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और मोटर घूमता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और जो मोटर घूमने लगा वो कौन सा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है और ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो कन्वर्ट करने का जो काम करेगा उसी डिवाइस को हम लोग मोटर कहते हैं।
आई होप कि सभी बच्चे इसका डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। अब आते हैं जनरेटर पे। तो जनरेटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो उल्टा काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस को हम लोग मोटर कहते हैं, सॉरी जनरेटर कहते हैं। तो जनरेटर और मोटर का डेफिनेशन उल्टा है और डिवाइस भी उल्टा है एक्चुअली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोटर इज एन डिवाइस, मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बट जनरेटर के बारे में अगर हम बात करें तो जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप कि सभी बच्चे इसका डेफिनेशन को समझ गए होंगे। तो आप सभी बच्चे इसका डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा थ्योरी और डिस्क्राइब करूंगा कि मोटर कैसे बनाया जाता है, मोटर कैसे काम करता है, मोटर का पार्ट क्या क्या होता है, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको पूरा मोटर पढ़ाऊंगा। कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा नेक्स्ट क्लास स्पेशली, ठीक है। आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। आप कोई होमवर्क